नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और हम शुरुआत कर रहे हैं खबरों की ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मास शूटिंग की घटना सामने आई है जिसमें 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और घटना के बाद से इस इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। आपको दिखा रहे हैं हम ये 4 तस्वीरें। एक तस्वीर जहां दिख रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, दूसरी तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि शूटर को कैसे पीछे से दबोचा है एक शख्स ने और इलाके में अफरा तफरी मची है और इस घटना में लोगों की मौत हुई है। 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। घटना के बाद से इस इलाके में बेहद अफरा तफरी फैली हुई है। पुलिस ने इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस मास शूट आउट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि हमलावर किस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। एक राहगीर ने, एक आम आदमी ने शूटर को किस तरह से दबोचा है। शूट आउट से इस पूरे इलाके में अफरा तफरी पहुंची है। मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया अब तक जो पुष्टि की जा रही है वो 12 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है इस हमले में। कई लोग इसमें घायल हैं, इसलिए ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये जो आंकड़े हैं ये बदल सकते हैं। इस वक्त जो जानकारी है वो 12 लोगों की मौत की जानकारी आई है। सिडनी गोलीकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। एक हमलावर की तस्वीर सामने आ गई है। हमलावर के पाकिस्तानी मूल के होने का शक है और हमलावर को लेकर जांच की जा रही है। हमलावर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी में नजर आ रहा है। हमलावर के कार्ड में लगी हुई तस्वीर से ये शक जो है पैदा हुआ। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर हमलावर के पाकिस्तानी मूल के होने की शक के क्या सबूत मिले हैं। उसका ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है। नवीद अकरम नाम बताया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ 12 अगस्त 2001 और इसमें उसका लाइसेंस नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस हम आपको दिखा रहे हैं। नवीद अकरम नाम है इस हमलावर का। हमलावर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी में नजर आया है और उसके ड्राइविंग कार्ड में जो तस्वीर लगी है उससे ही अब उसकी पहचान हुई है। उसी से शक जो है उस पर गया है और ये भी सामने आ रहा है कि वो पाकिस्तानी मूल का है। तो एक बड़ी खबर है ये सिडनी गोलीकांड से जुड़ी हुई। एक मास शूट आउट सिडनी में हुआ है जिसमें अब तक 12 लोगों के जान जाने की खबर आई है। ताबड़तोड़ फायरिंग, चिल्लाते हुए लोग, सिडनी में गोलीबारी, 10 लोगों की मौत। अब इस वीडियो को देखिए। जब शूटर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था तब एक राहगीर ने हमलावर को काबू में कर लिया और उससे बंदूक छीनी। ये शूट आउट की घटना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई है। ताबड़तोड़ फायरिंग, इस गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ये आवाज सुनिए। हमलावर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं। गोली की आवाज सुनकर लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। पुलिस फिलहाल इस घटना को लेकर कार्रवाई कर रही है। जब तक की स्थिति पूरी नियंत्रण में ना आ जाए, पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने और घरों के अंदर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और इस वक्त आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर पे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बीजेपी से जुड़ी हुई। नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी के नेता हैं नितिन नवीन, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं नितिन नवीन। और इस वक्त खबर ये आ रही है कि नितिन नवीन को बीजेपी में एक बड़ा जिम्मा मिला है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो नाम सामने आ गया है नितिन नवीन का, जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। और इस दफा बिहार में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है उसके बाद नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ा जिम्मा दिया गया है। मेरे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, आगे की खबर आपसे। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इसके मतलब? नवीन एक बहुत बड़ी सरप्राइज बीजेपी ने दी है। नितिन नवीन जो कि बहुत युवा नेता हैं बिहार बीजेपी के, इस समय वहां पर मंत्री भी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, और चौथी बार के बांकीपुर से वो विधायक हैं। इस बार भी बड़े अंतर से वो जीत करके आए हैं। उनको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो चुका था, उनकी जगह अब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे। ये एक औपचारिकता है क्योंकि कुछ समय तक वो साथ में काम करेंगे और उसके बाद माना जा रहा है कि अगले महीने जनवरी में चुनाव हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और इस तरह से नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाएगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। ये वाकई एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि जितने नाम चल रहे थे किसी को कहीं से दूर दूर तक कल्पबाजी कल्पना नहीं थी कि नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी बीजेपी सौंप सकती है। लेकिन बीजेपी नेतृत्व का उनके ऊपर विश्वास है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और साथ साथ बिहार में उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। सफलतापूर्वक वो कई मंत्रालयों को देख चुके हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं को देखते हुए उनको ये बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। और निश्चित तौर पर युवा चेहरा है और इसलिए ये माना जाता है कि किसी युवा को ही जिम्मेदारी मिलेगी। और उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जो जाति समीकरण है उनको दरकिनार करते हुए नितिन नवीन को बनाया गया है, क्योंकि बीजेपी ने उनके अपॉइंटमेंट में जाति समीकरणों को ज्यादा तरजीह नहीं दी है, बल्कि योग्यता को ज्यादा महत्व देने का फैसला किया है। और ये भी अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और दूसरा बड़ा मैसेज ये संगठन को लेकर है। अखिलेश, इसमें जो आपने जातीय समीकरण की बात की, किस तरह के समीकरण या क्या वो चीजें थी जो नितिन नवीन के फेवर में गई हैं? देखिए, जाति समीकरण के हिसाब से तो उनके फेवर में नहीं कुछ जाता है, क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उसका कोई बहुत ज्यादा उस तरह की संख्या नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनकी योग्यता को महत्व देते हुए ये फैसला किया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। युवा नेता हैं, इसलिए बीजेपी को जो उम्मीद है कि संगठन को संभालने वाला एक युवा नेता हो, जो संगठन को बहुत बारीकी से जानता हो, समझता हो, सूझता बूझता हो। और यही कारण है कि उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। वो अनुभवी भी हैं, प्रशासन का उनका अनुभव है। लंबे समय तक वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार में भी वो मंत्री थे और चौथी बार बांकीपुर से जीत करके आए हैं। एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में बीजेपी ने निश्चित तौर पर एक बड़ी सरप्राइज दी है। जहां पर दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी, उन्हें बीजेपी ने ये जिम्मेदारी देने का फैसला किया। जैसा मैंने जिक्र किया कि अब ये सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि जेपी नड्डा लंबे समय से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अब जबकि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, जल्दी ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है उसकी ही ताजपोशी बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष होती है। तो जल्दी ही नितिन नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और कुछ दिनों के बाद, जैसा अखिलेश बता रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वही अध्यक्ष बनते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद इतने दिनों से जो कयास लग रहे थे तरह तरह के नामों पर, उस पर अब विराम लगा है और नितिन नवीन अभी तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आगे चलते हुए वो अध्यक्ष बन सकते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात बरेली की। बरेली हिंसा मामले में जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। तौकीर रजा, उसके बहनोई मोहसिन रजा समेत 10 लोगों पर एक और केस दर्ज किया गया है। ये मामला जमीन कब्जा करने, धमकी और छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। मौलाना तौकीर रजा खां बरेली हिंसा का आरोपी। तौकीर रजा खां की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। तौकीर रजा समेत 10 लोगों पर अब एक और केस दर्ज हुआ है। ये मामला जमीन कब्जाने और छेड़खानी का है।
इज्जत नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मुस्लिम समुदाय की युवती ने मौलाना तौकीर के बहनोई मोहसिन रजा और अन्य लोगों पर शनिवार को रिपोर्ट दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि उसके पिता बीमार रहते हैं। इसका फायदा उठाकर मौलाना तौकीर रजा और उनका बहनोई मोहसिन रजा साजिश कर उसके पिता को जमीन हथियाने के लिए धमकाते हैं। उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। आरोप है कि 5 दिसंबर को मोहसिन रजा, रजा खान, इकराम बेग और विक्की ने घर में घुसकर युवती के पिता को जान से मारने की धमकी दी। युवती ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसकी मां से छेड़खानी भी की। उनके उत्पीड़न से तंग आकर 11 दिसंबर को उसके पिता ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। आरोप है कि ये सभी लोग 7 साल से उनके परिवार का उत्पीड़न कर रहे हैं, लेकिन मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदार और संरक्षण होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मौलाना तौकीर रजा फिलहाल जेल में है और अब उसके बहनोई मोहसिन और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। वहीं दूसरी तरफ बरेली बवाल के मामले में दर्ज कराए गए तीसरे मुकदमे में भी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें तौकीर रजा समेत 20 उपद्रवियों को आरोपी बनाया गया। इससे पहले भी बरेली बवाल से जुड़े 2 मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल को लेकर ये रिपोर्ट सिविल लाइंस चौकी इंचार्ज कोमल कुंडू की ओर से दर्ज कराई गई थी। 26 सितंबर को तौकीर और नदीम के बुलावे पर भीड़ आई थी। पुलिस के रोकने पर सरकार विरोधी नारे लगाकर पुलिस पर पथराव भी किया गया था, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए थे। फिलहाल जमीन हड़पने, छेड़खानी करने और खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर जो नया केस तौकीर रजा पर दर्ज हुआ है, इससे तौकीर रजा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। तौकीर रजा बरेली हिंसा मामले में पहले से ही जेल में बंद है। बरेली के 11 अलग अलग थानों में हिंसा से जुड़े उसके खिलाफ मुकदमे हैं और इसे मुख्य आरोपी माना जा रहा है। इस बीच ये जो मामला है, इसका बरेली हिंसा से लेना देना नहीं है, ये मामला है जमीन विवाद का। दरअसल दावा ये है कि एक बीमार शख्स जो बेड पर था, उसकी बीमारी का फायदा उठा के तौकीर और उसके करीबियों ने उसकी जमीन जबरदस्ती कब्जा कर ली और अपने नाम कराने की कोशिश की। इस मुकदमे के साथ तौकीर रजा की जो कानूनी दिक्कतें हैं वो और ज्यादा बढ़ गई हैं और ये मुकदमा बताता है कि तौकीर रजा न सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, बल्कि संपत्तियों पे भी उसकी नजर थी और संपत्तियों को कब्जा करने का काम तौकीर और उसके करीबी कर रहे थे। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी और बरेली से अपने सहयोगी रणदीप सिंह के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और उत्तराखंड के शहर खटीमा में एक सरेआम चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद वहां पर हंगामा है। एक शख्स को कुछ लोगों ने चाकू से मार दिया, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी की दुकान तोड़ दी और कई दुकानों में आग लगा दी। पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। कल देर रात पुलिस ने आखिरकार आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ लिया है। गलती से लग गया उसके चाकू। ये तस्वीरें उत्तराखंड के खटीमा की हैं। यहाँ शुक्रवार रात एक शख्स को सरेआम चाकू मार दिया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद शहर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बाजार बंद कर रोडवेज के पास तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। स्थानीय सरकार ने आरोपी की दुकान पर बुलडोजर भी चलवा दिया। आखिरकार कल देर रात आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। दरअसल शुक्रवार की रात तुषार और उसके 2 साथी बस अड्डे के पास चाय की दुकान पर खड़े थे। इसी दौरान उनकी कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों में कुछ पुरानी रंजिश भी थी। देखते ही देखते बात कहासुनी से मारपीट तक पहुंच गई। विवाद बढ़ने के बाद हमलावरों ने तीनों पर ताबड़तोड़ चाकू से प्रहार कर दिया। हमले में तुषार गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही ढेर हो गया और उसके साथी सलमान व अभय को गंभीर चोटें आईं। तुषार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
2 घंटे बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं यही अपनी तुषार की लाश रखूंगी और यही उसका पूरा परिवार जिसने भी मारा उसे यही चलाऊंगी मैं। तुषार का इलाज नहीं हुआ, तुषार के यहाँ पर उसकी क्या बोलते हैं जो होती आते निकली हुई, उसकी कोई पट्टी शट्टी कुछ भी नहीं कर रखी है। आज वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों के द्वारा मृतक तुषार एवं उसके साथियों पर धारदार हथियारों से हमला करते हुए की घटना को साफ साफ देखा जा सकता है। तुषार की 1.5-2 वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसके पिता मनोज शर्मा कैंची चाकू पर धार लगाने का काम करते हैं। अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार सुबह शहर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से आक्रोशित लोगों ने खटीमा रोडवेज के पास कच्ची दुकानों में तोड़फोड़ की, बाजार को बंद करा दिया, पत्थरबाजी की, हाथों में लाठी डंडों के साथ जुलूस भी निकाला। माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी इस जुलूस में शामिल हुए। एक हिंदू बालक की तुषार की निर्मम हत्या इन लोगों द्वारा एकत्रित करके सुनियोजित तरीके से की गई है। यदि उस हत्या के पीछे इनके जो षड्यंत्र हैं, जो मंसूबे हैं, उनको पुलिस उजागर नहीं करती है और उनको जल्द से जल्द पकड़कर कठोर से कठोर सजा नहीं देती और उनके मकानों को डिमोलाइज नहीं करवाती है, उनकी भूमि की जांच नहीं करवाती है, तो हम बजरंग दल पूरे प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन को बांधते हैं। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीएम, सीओ भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्र के भ्रमण पर निकले और धारा 163 लागू कर दिया गया। गुस्साए लोगों की मांग थी कि आरोपी को पकड़कर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। खटीमा हत्याकांड के बाद धामी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई। आरोपी की दुकान के साथ साथ अतिक्रमण की जद में आ रही बाकी सभी दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अतिक्रमण किया गया है और असामाजिक तत्व लगातार यहाँ पर बैठते हैं। रात को छेड़खानी की घटना और इस तरह की जो है वो असामाजिक कृत्य करते हैं। तो इसमें पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका को आदेशित किया गया था कि जो भी उनकी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है तो इसी करनी है। कल देर रात आखिरकार आरोपी हाशिम को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम एक ईंट के भट्टे में छुपा हुआ था। पुलिस को जब इस बात का पता चला तो तुरंत टीम वहां पहुंची, लेकिन हाशिम ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लग गई। फिलहाल इस मामले में 2 लोग अभी भी फरार हैं। तुषार हत्याकांड के बाद खटीमा क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण है, हालांकि नियंत्रण में है। वहीं खटीमा और अन्य उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों पर पुलिस खुफिया विभाग और सरकार की पैनी नजर है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। खटीमा से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और अब खबर हरियाणा के यमुनानगर की। यहाँ पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहाँ पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की पहले, फिर उसके शव से सर को अलग करके जंगल में फेंक दिया और हत्या की वजह सिर्फ ये थी कि महिला उस पर शादी का दबाव बना रही थी। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर चुनौती बन गया था। शहर में एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसमें सर धड़ से अलग था। शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी शव की पहचान करना और फिर उससे जुड़े तथ्यों की छानबीन करने के बाद हत्यारों को पकड़ना। लेकिन पुलिस ने 6 दिन में ये केस सॉल्व कर लिया और महिला के हत्यारे को पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने महिला की हत्या की वो उसका प्रेमी निकला। सहारनपुर की रहने वाली उमा नाम की महिला की गर्दन कटी नग्न लाश हरियाणा के यमुनानगर में एक हफ्ते पहले मिली थी।
उमा की हत्या करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका प्रेमी बिलाल ही था। बिलाल 2 साल उमा के साथ लिव इन में भी रहा था। युवती पहले से ही शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। जो हमारी मुख्य सड़क है जो यहाँ से पोंटा साहब को जाती है, तो उस सड़क से लगभग 20 मीटर की दूरी पे एक युवती की लाश बरामद हुई थी। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस युवती का जो सिर नहीं था, सिर्फ धड़ पुलिस को मिला था। तो प्रथम दृष्टया बिल्कुल साफ लग रहा था कि इस युवती का मर्डर किया गया है। युवती के शरीर पे सिर्फ जो अपर इनर वियर्स है उसको छोड़ के कोई कपड़ा भी नहीं था। तो ये एक अपराध जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही गंभीर था। दरअसल बिलाल की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी। 14 दिसंबर को निकाह होना था। उससे पहले ही वो पकड़ा गया। पुलिस की पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो चौंका देने वाला है। बिलाल ने कबूला कि उमा उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि परिजन उसकी शादी तय कर चुके थे। उसने अपनी शादी से पहले उमा को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था। और जो ये युवती है उसने जो पूछताछ में बताया, ये भी सहारनपुर के एक गांव के पास की रहने वाली है और लगभग 2 साल से ये सहारनपुर में ही एक तरह से इसी युवक के साथ पार्टली हम कह सकते कि लिव इन में रह रही थी। तो लगभग 2 साल से इनके संबंध थे। ये युवक जो है इसकी कल शादी होने वाली, आज कहूँगा कि आज शादी, जब कल हमने गिरफ्तार किया था तो आज इसकी शादी होने वाली थी और ये युवती इस पे प्रेशर कर रही थी कि आप मेरे से शादी करो। और आज सुबह दिल्ली, एनसीआर और पूरे उत्तर भारत में कोहरे की घनी चादर थी और विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। ऐसे में कई शहरों में सड़क हादसे हुए, कहीं पर 30-40 वाहन आपस में टकरा गए और पंजाब में एक गाड़ी नहर में जा गिरी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। विजिबिलिटी इतनी खराब रही। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह घना कोहरा था। कोहरे और धुंध की इस चादर में विजिबिलिटी 0 हो गई थी और इसी वजह से आज कई शहरों में सड़क हादसे हुए। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में आज कई जगह भीषण सड़क हादसे हुए। कोहरे के कारण कहीं 30-40 वाहन आपस में टकरा गए तो कहीं लोगों की जान भी चली गई। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर हादसों की अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर हरियाणा के रोहतक से है। यहाँ कोहरे और धुंध की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शुरुआत ट्रक और कार के बीच टक्कर से हुई थी। हादसे में कई लोग घायल हो गए। चरखी दादरी में हरियाणा रोडवेज और निजी स्कूल बस की सीधी टक्कर होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में 11वीं क्लास की छात्रा की मौत हुई और 18 स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा इतना जबरदस्त था कि रोडवेज की टक्कर से निजी स्कूल बस के परखच्चे उड़ गए। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते दादरी के NH 91 पर सड़क हादसा हो गया। करीब आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। कई लोगों को चोट आई। टक्कर के बाद NH 91 पर लंबा जाम लग गया। हरियाणा के अधिकांश जिले सुबह गहरी धुंध की चपेट में थे। विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक रह गई। इसके चलते हिसार में सुबह करीब 8 बजे नेशनल हाईवे 52 पर हरियाणा रोडवेज की 2 बसें दूसरे वाहनों से टकरा गईं। इसी दौरान सवारियों से भरी बस डंपर से टकरा गई। पीछे आ रही एक बस की ऑल्टो कार से टक्कर हो गई। एक बाइक सवार युवक भी चपेट में आ गया। कुल 5 वाहन आपस में टकरा गए। हरियाणा के रेवाड़ी में कोहरे के कारण 3 से 4 बसों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे की वजह कम विजिबिलिटी थी। घायलों को उपचार के लिए आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पंजाब के मोगा में कोहरे के कारण एक दुखद हादसा हो गया। धुंध के कारण एक गाड़ी नहर में जा गिरी।
और उसमें सवार पति पत्नी की मौत हो गई। दोनों मोगा में स्कूल टीचर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं खबरों के साथ।